इंडिया का पेंट सेक्टर 70,000 करोड़ रुपीस का है एंड इस सेक्टर में काफ़ी सालों बाद बहुत हलचल देखने मिल रहा है। बिरलास पेंट सेक्टर में एक बड़े वे में एंटर कर रहे हैं एंड इससे 82 इयर्स पुरानी एशियन पेंट्स की मानो नींद ही उड़ गई हो। अभी एशियन पेंट्स के पास 59% मार्केट शेयर है एंड एशियन पेंट्स ही इस सेक्टर का मार्केट लीडर है। इतने सालों में कोई दूसरी पेंट कंपनी उनको छू भी नहीं पाई है। बिरला ओपस ने पेंट सेक्टर में पूरे 10,000 करोड़ रुपीस का अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट किया है एंड ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट के बाद पेंट इंडस्ट्री की जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 3 इयर्स में 40% से बढ़ जाएगी एंड बिरलाज आर एमिंग बिग। 2025 के एंड तक बिरला ओपस इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट पेंट प्रोड्यूसर बन जाएगा एंड टारगेट है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में 10,000 करोड़ रुपीस का ये रेवेन्यू जनरेट करने लगे। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूं, इंडिगो पेंट्स का अगर हम लास्ट 5 इयर्स का रेवेन्यू ऐड करें तो भी 5,000 करोड़ रुपीस ही होता है। इन द वर्ड्स ऑफ कुमार मंगलम बिरला, नो पेंट कंपनी ग्लोबली हैज एवर लॉन्च्ड इन वन शॉट फैक्ट्रीज, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट द स्केल दैट वी आर अबाउट टू अंडरटेक। लगता है बिरला ओपस इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री और इसलिए पेंट सेक्टर में भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो गया है। प्राइस वॉर्स, इनोवेशंस एंड इवन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पर रिसर्च स्टार्ट की एंड हमें जो जो समझ आया वो हम आपको डिटेल में आराम से एक्सप्लेन करेंगे। अपना पेन और पेपर रेडी कर लो, इनसाइट्स नोट कर लो। सोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, बेसिक्स अबाउट द पेंट इंडस्ट्री, जिसमें हम पेंट बनता कैसे है वो समझेंगे एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम समझेंगे कि पेंट कंपनीज में कौन से कॉस्ट मेजर होते हैं। सेकेंड, इंडिया में पेंट इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट कितना है और टॉप प्लेयर्स का मार्केट शेयर कितना है एंड क्यों इतने सालों से इंडस्ट्री में मेजरली सारे बड़े प्लेयर्स ही रहे हैं और न्यू एंट्रेंट्स नहीं आए हैं। थर्ड, अभी जो पेंट इंडस्ट्री में मार्केट शेयर के लिए फाइट चल रही है हम उसका थोड़ा बैकग्राउंड और स्ट्रैटेजी समझेंगे एंड फाइनली हम पेंट सेक्टर के फ्यूचर और अपकमिंग ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में बहुत सारे इंसाइट्स हैं तो लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं। पेंट सेक्टर में मेनली 2 सेगमेंट्स हैं, डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल। डेकोरेटिव सेगमेंट में आते हैं घर में लगाने वाले अलग अलग टाइप के पेंट्स। दीवार तो पेंट होता ही है बट फर्नीचर, विंडोज वगैरह पे भी पेंट लगता है एंड ये डेकोरेटिव सेगमेंट में ही आता है। और दूसरा सेगमेंट है इंडस्ट्रियल पेंट्स, जिसमें ऑटोमोबाइल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब पे लगने वाले पेंट्स आते हैं। डेकोरेटिव सेगमेंट इंडस्ट्रियल सेगमेंट से बहुत ज़्यादा बड़ा है। अराउंड 75% ऑफ इंडियाज पेंट मार्केट इज द डेकोरेटिव सेगमेंट। तो जाहिर है पेंट कंपनीज का भी मेजर फोकस डेकोरेटिव पेंट्स पे ही होगा। एशियन पेंट्स और नेरोलैक जो बड़े प्लेयर्स हैं इस सेगमेंट में, उनका 85% से ज़्यादा रेवेन्यू डेकोरेटिव पेंट से ही आता है। डेकोरेटिव सेगमेंट की खास बात होती है द वैरायटी ऑफ कलर्स। अगर आपने कभी भी अपना घर पेंट करवाया है तो आपको पता ही होगा कि कितने सारे पेंट के शेड्स आते हैं और एशियन पेंट तो 2000 प्लस शेड्स ऑफर करता है। अब सोचो इतना सारा पेंट का शेड्स, इसका सप्लाई चेन कितना कॉम्प्लेक्स होता होगा, इसमें कंपनीज ये कैसे मैनेज करती होगी, कब कहाँ कितना स्टॉक भेजना है, कस्टमर डिमांड को जल्दी जल्दी फुलफिल कैसे करना है, ये सब कितना मुश्किल होता होगा। और इतनी सारी इन्वेंट्री रखने में वर्किंग कैपिटल भी कितना ब्लॉक होता होगा, चाहे पेंट कंपनी का हो या डीलर का हो। बट डोंट वरी, पेंट इंडस्ट्री ने ये सब इश्यूज को बहुत पहले ही टैकल कर लिया था। 1970s में टिंटिंग मशीन बोल के एक डिवाइस इन्वेंट हुई थी। इस मशीन ने ये सारे ही प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिए। कैसे? चलिए मैं आपको पेंट इंडस्ट्री का सप्लाई चेन समझाता हूँ, इससे आपको टिंटिंग मशीन का क्या रोल है ये भी समझ आ जाएगा। पेंट के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो सबसे पहले 2 चीज़ें बनाते हैं, बेस पेंट्स और कलरेंट्स। बेस पेंट इज बेसिकली बिना कलर वाला पेंट जो बिल्कुल बेसिक शेड्स होते हैं और वो 4-5 शेड ही होते हैं। इस बेस पेंट में जब आप कलरेंट्स ऐड करते हैं तब उस केमिकल में रंग आता है। कलरेंट को आप रंग का मसाला भी कह सकते हैं। थोड़ा सा ऐड करो और पूरा पेंट नए रंग में बदल जाता है। पर आपको पता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है? पेंट कंपनीज बस 5 से 7 वैरायटी का बेस कलर बनाती है और 15 से 17 वैरायटी का कलरेंट्स मैन्युफैक्चर करती है और वो इसे पेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेज देती है। एंड सिर्फ इतने से इंग्रेडिएंट से डिस्ट्रीब्यूटर के पास अल्टीमेटली 2000 से भी ज़्यादा कलर्स बनाने का पावर आ जाता है और ये पावर उनको मिलता है टिंटिंग मशीन से।
यस, यहीं पे वो टिंटिंग मशीन का इनोवेशन इनके लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। हर एक पेंट कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपने ब्रांड का टिंटिंग मशीन दे देती है। टिंटिंग मशीन में बेसिकली सारे कलर्स को बनाने का फॉर्मूला सेव्ड होता है। वो राइट अमाउंट ऑफ कलरेंट और बेस पेंट मिक्स करके कस्टमर का प्रेफर्ड कलर अपने आप बना देती है। टिंटिंग मशीन्स के थ्रू पेंट कंपनीज अपना मार्केट बहुत स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल भी कर पाते हैं। क्यों? देखो, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास लिमिटेड स्पेस होता है, इसमें वो 2-3 से ज़्यादा कंपनीज की टिंटिंग मशीन्स रख ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर लॉयल्टी भी ज़्यादा जल्दी शिफ्ट नहीं हो पाती है। एक CNBC के आर्टिकल के हिसाब से आज के दिन एशियन पेंट्स के 75,000 टिंटिंग मशीन्स हैं मार्केट में। बर्जर, कांसाई और नेरोरैक के मशीन्स का काउंट मिला के भी शायद इतना नहीं बनता है। बिरला ओपस जो न्यू एंट्रेंट है मार्केट में, अभी फ्री में मशीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को जीतने का कंपटीशन बहुत इंटेंस हो चुका है। बट बात सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर पे खत्म नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनल कस्टमर के बीच भी एक इन्फ्लुएंशियल लिंक एग्जिस्ट करता है, पेंटर्स का लिंक। बहुत लोग डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर या फिर पेंट कंपनी को पेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हैं, बल्कि वो पेंटर्स को ट्रस्ट करते हैं। ऐसे में पेंटर्स के सजेशंस भी गेम चेंजर हो सकते हैं। और देखो, पेंट और पेंटिंग डिफरेंट बिजनेसेस हैं। जहां पेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन लेड कमोडिटी बिजनेस है, वहीं पेंटिंग एक सर्विस बिजनेस है। जितना पेंट का कॉस्ट पड़ता है, लगभग उतना ही कॉस्ट पेंटिंग का भी पड़ता है। ग्लोबली तो ये 90% ऑफ टोटल कॉस्ट लेबर का ही होता है। पेंट इज जस्ट 10%। लेकिन इंडिया में क्योंकि लेबर कॉस्ट लो है, तो इंडिया में पेंटिंग कॉस्ट और पेंट कॉस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है। ये चार्ट देखो, इसमें आपको प्रॉपर्टी टाइप के हिसाब से फ्रेश पेंटिंग कॉस्ट पर स्क्वायर फीट समझ में आएगा। आपको सारे डिफरेंट सेगमेंट्स का कॉस्ट मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कभी काम पड़ जाए तो काम आ जाएगा। और एक और बात पता है, अगर पेंटर अच्छा नहीं हुआ ना, तो आपके सबसे प्रीमियम क्वालिटी पेंट का भी लुक नहीं आएगा। इसलिए टू हैव मोर कंट्रोल ऑन द सप्लाई चेन, कंपनीज ही इन कॉन्ट्रैक्टर्स एंड पेंटर्स के नेटवर्क को अब डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है। ये देखिए एशियन पेंट्स का वेबसाइट, इस पे आप पेंटिंग की सर्विस का भी कोड ले सकते हो। बर्जर के वेबसाइट पे भी आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलिए, अब आपको सप्लाई चेन का थोड़ा आइडिया लग गया। आपको समझ आ गया कि इसमें एक कमोडिटी एलिमेंट है एंड एक इमर्जिंग सर्विस एलिमेंट है। एंड जहाँ भी एक कमोडिटी एलिमेंट होता है ना, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझा जाए, क्योंकि कमोडिटी यूजुअली प्राइसिंग पावर नहीं दे पाती है। पेंट कंपनीज का लगभग 50 to 60% ऑफ टोटल कॉस्ट रॉ मटेरियल्स है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो पेंट बनाने के लिए 250 से 300 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स लगते हैं। एंड इन रॉ मटेरियल्स को अपन 4 कैटेगरीज में मेजरली क्लासिफाई कर सकते हैं। इन कैटेगरीज को समझने से आप कॉस्ट को बेटर समझोगे और सेक्टर को भी बेटर एनालाइज कर पाओगे। कैटेगरी 1 है पिगमेंट, जो पेंट को कलर देता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब पिगमेंट्स की ही कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड है रेजिन्स, जो पेंट को सरफेस पे बाइंड करता है। थर्ड है सॉल्वेंट्स, जो पेंट को थिन करने में हेल्प करता है, जिससे पेंट को इजीली सरफेस पे लगा सकें। ये वाटर बेस या ऑयल बेस होता है। जब पेंट वॉल पे अप्लाई होता है तो वाटर और ऑयल ड्राई हो जाते हैं और वॉल पे कलर रह जाता है। और फोर्थ है एडिटिव्स, जो मोस्टली एक वैल्यू एडेड एलिमेंट है, जो पेंट की क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जैसे कि ड्राइंग टाइम कम करना, यूवी रेजिस्टेंट पेंट्स बनाना और भी बहुत सारे एडिशनल चीजें जो पेंट क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। ओवरऑल अगर आप एक पेंट कैन को डाइसेक्ट करोगे तो उसके प्राइस का 15% टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, 20% सॉल्वेंट्स और क्रूड डेरिवेटिव्स हैं, 8 to 10% बाकी एडिटिव्स हैं, 10% पैकेजिंग और लॉजिस्टिक कॉस्ट में चला जाता है, 20 to 25% मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में चला जाता है, और बचता है कुछ 15 to 20% जो पेंट कंपनी के पॉकेट में आता है। अब देखो, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड क्रूड डेरिवेटिव्स जैसे पेट्रोलियम ही मेजरली कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉफिट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। एंड जो प्रॉफिट पे मेजर इंपैक्ट करता है, उसके मूवमेंट से स्टॉक प्राइस पे भी इंपैक्ट होता है। तो चलिए दोनों कॉस्ट को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये बनता कैसे है? ये रूटाइल एंड इल्मेनाइट को कुछ केमिकल्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। सी बीच पे जो सैंड होता है ना, उसमें से हमें ये इल्मेनाइट और रूटाइल मिलता है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आज के दिन टाइटेनियम डाइऑक्साइड सोर्स करने के लिए इंपोर्ट्स पे रिलाई करते हैं, और ये सबसे ज्यादा साउथ कोरिया से इंपोर्ट होता है। एंड अभी वहाँ हाल ही में कुछ लोकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट पेंट कंपनीज पे हो सकता है। बट इतना इंपोर्ट्स क्यों? क्योंकि इंडिया में टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। फेब 2024 के डेटा के हिसाब से फिलहाल सिर्फ 3 कंपनीज ही इंडिया में ये प्रोड्यूस कर सकती हैं: केरला मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड,
Travancore Titanium Products Limited and VV Titanium Pigments Private Limited. एंड बिकॉज ऑफ दिस शायद टाइटेनियम डाइऑक्साइड का कॉस्ट में ज़्यादा कुछ सेविंग्स नहीं किया जा सकता है। अब आ जाते हैं दूसरे मेजर कॉस्ट पे, विच इज़ क्रूड। पेंट के प्रोडक्शन में 50% रॉ मटेरियल्स क्रूड ऑयल से ही डिराइव्ड होते हैं, तो 30 से 35% ऑफ टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स का ही होता है। और क्रूड ऑयल का भी सेम प्रॉब्लम है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी। तभी आपने देखा होगा जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो पेंट कंपनीज के स्टॉक प्राइस तुरंत गिर जाते हैं। एक IIFL के रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से ग्रॉस मार्जिन्स का क्रूड ऑयल और टाइटेनियम डाइऑक्साइड से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, 0.85 टू बी एग्जैक्ट। आज के दिन पेंट कंपनीज ट्राई कर रही हैं कि ऑयल बेस्ड पेंट्स की जगह वाटर बेस्ड पेंट्स पे जाया जाए ताकि वो इससे हेज कर सकें, इससे खुद को डी रिस्क कर सकें। इससे आने वाले सालों में शायद क्रूड ऑयल के कोरिलेशन को कम किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही क्रूशियल रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और क्रूड ऑयल, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। शायद इसीलिए कॉस्ट कम करके प्रॉफिट्स इंक्रीज करना पेंट सेक्टर में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो पेंट कंपनीज अपने रेवेन्यू को बढ़ाने पे फोकस करती हैं ताकि प्रॉफिट्स को इंप्रूव कर पाएं। इसके लिए वो अलग अलग पेंट फॉर्मुलेशंस बनाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करती हैं और मार्केटिंग पे बहुत स्पेंड करती हैं। और डीलर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए, उनकी लॉयल्टी को जीतने के लिए भी वो अलग अलग स्कीम्स निकालते रहते हैं। एंड अब स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड करना कोई हंसी मजाक का तो खेल है नहीं, प्लस मार्केटिंग पे भी इतना स्पेंड कर पाना लोकल प्लेयर्स की बस की बात नहीं है। एंड इन्हीं सब फैक्टर्स ने पेंट सेक्टर को ओवर द ईयर्स थोड़ा ओलिगोपोलिस्टिक बना दिया है। चलिए डिटेल में पेंट इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझते हैं। पेंट मार्केट का 75% से ज्यादा शेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ने कैप्चर किया हुआ है। उसमें भी मेजर शेयर एशियन पेंट्स, बर्जर, कांसाई नेरोलैक और एक्सा नोबल ने कैप्चर किया हुआ है। एशियन पेंट्स के पास 35,000 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू के साथ 59% मार्केट शेयर है। बर्जर के पास 11,000 करोड़ रुपीस के साथ 18% मार्केट शेयर है। कांसाई के पास 7,800 करोड़ रुपीस के साथ 15% मार्केट शेयर है। और एक्सो नोबल जो डीलक्स वाला ब्रांड चलाता है, इनके पास 7% मार्केट शेयर है 4,000 करोड़ रुपीस के सेल्स के साथ। न्यू प्लेयर्स का पेंट सेक्टर में एंटर करना बहुत मुश्किल है। ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पेंट मैन्युफैक्चर करने का टेक्निकल नो हाउ, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो कि उनके नेटवर्क का 35 to 40% तक होता है, ये सब बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट करता है न्यू प्लेयर्स के लिए। एंड ये इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में देखा गया है। डेटा देखो, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो डेकेड से इसी बिजनेस में हैं। बट पेंट इंडस्ट्री के इस ट्रेंड को बदलने के लिए इंडिया में अब न्यू प्लेयर्स आ गए हैं। बिरला ग्रुप, एस्ट्रल, जेके सीमेंट, JSW पेंट्स और पिडिलाइट इंडस्ट्री, ये सब डेफिनेटली लेगेसी प्लेयर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेस में काफ़ी सालों से रहे हैं, बट पेंट इंडस्ट्री में अब ये एंटर कर रहे हैं। एंड पेंट इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए इनको दो खास इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, कैश और डिस्ट्रीब्यूशन। बट जब इतने सारे एस्टैब्लिश प्लेयर्स ऑलरेडी हैं मार्केट में, 75% ऑफ द मार्केट ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, तो इन सारे कंपनीज के पास जो नए आ रहे हैं अब ये कंपनीज, इंसेंटिव ही क्या है इस मार्केट में एंटर करने का? क्यों ये इस सेक्टर में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसके दो मेजर रीजन समझ में आए हैं, सेक्टर का ग्रोथ और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों रीजंस को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। रीजन नंबर 1, पेंट इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एंड इट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। पिछले 20 ईयर्स में पेंट इंडस्ट्री ने 11.7% का CAGR का ग्रोथ दिया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ग्रोथ चलती रहेगी। एंड इन द वर्ड्स ऑफ द MD ऑफ पिडिलाइट इंडस्ट्रीज मिस्टर भारत पुरी, एज फार एज पेंट कंपनीज आर कंसर्न, it is a market between 60 and 70,000 crore rupees and is growing in double digits. I think there is enough space for everybody. बट आखिर पेंट इंडस्ट्री इतना फास्ट ग्रो ही कैसे कर रहा है? आप सोचो, कंजम्पशन बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगा ना, लेकिन कंजम्पशन कैसे बढ़ रहा है? तो देखो, पेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं? या तो घर ज़्यादा बन रहे होंगे, या घरों के साइज बढ़ रहे होंगे, या लोग जो पेंट ऑलरेडी हो चुका है घर, वो फटाफट और रीपेंट करवा रहे होंगे। करेक्ट? तो बस यही 2-3 ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं। इन ड्राइवर्स को भी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ड्राइवर नंबर 1, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हाउसेस। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे घर बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ग्रोथ बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। एंड इन सारे रीजन से इंडिया में पक्के मकान बढ़ रहे हैं जो इस ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ग्रोथ ड्राइवर नंबर 2 है इंक्रीज इन द स्क्वायर फुटेज पर हाउस। और आपको डेटा देता हूँ, एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 40 तक एवरेज साइज ऑफ न्यू ड्वेलिंग यूनिट्स 500 स्क्वायर फीट से बढ़ के ऑलमोस्ट 800 स्क्वायर फीट हो जाएगा।
इन दो बेसिक रीजंस के अलावा एक और इंटरेस्टिंग रीजन है, रिडक्शन इन द रीपेंट साइकिल। मतलब अब और लोग अपना घर ज्यादा फ्रीक्वेंटली रीपेंट कर रहे हैं। 2015 में लोग 7-8 ईयर्स बाद अपना घर रीपेंट करवाते थे, पर अब लोग 4 से 5 साल में ही रीपेंट करवाने लगे हैं। ओवरऑल इंडिया के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण पेंट इंडस्ट्री में हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हिस्टोरिकली इंडिया के जीडीपी और पेंट सेक्टर में डायरेक्ट कोरिलेशन रहा है। पेंट इंडस्ट्री हैज ग्रोन इन द मल्टीपल्स ऑफ 1.5 to 1.75 टाइम्स द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। रिसेंट ईयर्स में ये रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर हुआ है, बट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2034 तक इंडिया की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी और पेंट इंडस्ट्री भी 80,000 करोड़ से बढ़ के 3 लाख करोड़ रुपीस जितना रेवेन्यू जनरेट करने लगेगी। तो जब पूरा मार्केट ही बड़ा हो रहा है तो लॉन्ग रन में सारे प्लेयर्स को फायदा दिख रहा है और शायद इसीलिए न्यू प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। बट स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री आउटलुक के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड यही सेकेंड रीजन है फॉर कॉन्ग्लोमरेट्स टू एंटर द इंडस्ट्री। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन पेंट इंडस्ट्री इज ग्रेट। ऑलमोस्ट सारे पेंट कंपनीज का ROCE 20% के ऊपर है। एशियन पेंट्स का तो ROCE 37.5% है। इसका मतलब अगर एशियन पेंट्स 100 रुपीज़ अपने बिजनेस में लगाती है तो वो उस पर 37.5 रुपीज़ पर एनम कमाती है। बर्जर पेंट्स का ROCE 27.5% है और एक्सो नोबल का अराउंड 42.5%, 42.3% के आसपास है। तो ऑनेस्टली ऐसा ROCE तो लेगेसी प्लेयर्स के खुद के इंडस्ट्री में भी अभी नहीं है। तो इतने अच्छे रिटर्न्स अगर आपको ऐसे इंडस्ट्री में मिले जिसमें आपके ऑलरेडी सिनर्जीज हैं प्लस जिसका ग्रो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो कौन ही ऐसे सेक्टर को छोड़ेगा। तो शायद इसीलिए बड़ी कंपनीज ने भी इस स्पेस में एंट्री ले ली है और सारी कंपनीज ही इस सेगमेंट में एंटर करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपना रही है। चलिए क्विकली कुछ कंपनीज की स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। बिरला ओपस की बात करें तो वो अपने डीलर्स को फ्री टिंटिंग मशीन्स ऑफर कर रहा है और इनके टिंटिंग मशीन्स काफ़ी कॉम्पैक्ट और छोटे हैं। JSW पेंट्स की बात करें तो उन्होंने एनी कलर वन प्राइस से प्राइसिंग को सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया है। पिडिलाइट की बात करें तो उन्होंने सीनियर लीडरशिप हायर किया है। उनके पास भारतपुरी है। भारतपुरी ने एशियन पेंट्स में 16 ईयर्स बिताया है। हमने ना इन सारे कंपनीज के स्ट्रैटेजीज को एक टेबल में डाल दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप आराम से इसको रेफर कर लो। और इस ईयर के इवेंट्स को देखें अगर तो ऐसा लगता है कि बिरला ओपस ने कंपटीशन के मार्केट शेयर को ब्रेक ही कर दिया है। उनके फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट देखो, इसमें उन्होंने बोला है कि इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली दैट आई वुड हैव गार्नर्ड thousands of new customers who have started to paint who are not existing in the ecosystem. So I have definitely taken market share. और फाइनेंशियल ईयर 24 JSW पेंट्स के लिए भी एक रिकॉर्ड ईयर रहा था। वो सबसे कम टाइम में प्रॉफिटेबल बनने वाली इंडिया की पहली पेंट कंपनी बने थे। तो एक तरफ तो 2027 तक बिरला ओपस 10,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू टारगेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ JSW पेंट्स भी 5,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू एम कर रहा है। और अब तो इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन की भी बात चालू हो गई है, जैसे कि ड्यूलक्स पेंट्स बनाने वाला एक्सो नोबल, इंडिया में वो अब पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर, मर्जर या डाइवेस्टमेंट एक्सप्लोर कर रहा है। ये बड़ी बात है क्योंकि एक्सो नोबल इंडिया का 4th लार्जेस्ट पेंट मेकर है। तो सवाल ये है कि क्या लॉन्ग टर्म में इस न्यू डेवलपमेंट से एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को कुछ नुकसान होगा? क्या ये एशियन पेंट्स के लेगेसी के लिए भी थ्रेटनिंग होगा? देखो, कोई भी कंपनी इनविंसिबल तो है नहीं, लेकिन बिरला ओपस के लिए एशियन पेंट्स को हराना इतना इजी नहीं होने वाला है। पिछले 80 इयर्स में एशियन पेंट्स ने अनइमेजिनेबल सिचुएशंस का सामना किया है। जिस जमाने में पेंट इंडस्ट्री में कोई इंडियन प्लेयर्स नहीं था, एशियन पेंट्स ने तब इस मार्केट को क्रैक किया है। उन्होंने बेसिकली इस कैटेगरी को ऑर्गेनाइज बनाया है। बिरला ओपस बहुत इन्वेस्ट करके स्केल जरूर कर लेगा, बट डीलर्स, रिटेलर्स के साथ सालों पुराना रिलेशनशिप और वो ट्रस्ट जो एशियन पेंट्स ने ग्राउंड लेवल पे बिल्ड किया है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। बट हम इस बात को भी अनदेखा डेफिनेटली नहीं कर सकते कि बिरलाज और जिंदल्स की भी अपनी अलग ही लेगेसी है। तो एशियन पेंट्स भी इसको लाइटली तो नहीं ले रहा, वो भी सिर्फ रिलेशनशिप बिल्डिंग पे रिलाई नहीं कर रहा है। एंड इसीलिए शायद वो बहुत और भी सारे स्ट्रैटेजीज अपना रहा है और भी नई चीज़ें कर रहा है, ब्रांड बिल्डिंग में फोकस कर रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स निकालने में फोकस कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स को अच्छे इंसेंटिव्स दे रहा है और डीलर्स का भी ROI मैक्सिमाइजेशन पे फोकस कर रहा है। और दोस्तों, ये एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स वर्सेस लेगेसी प्लेयर्स का कंपटीशन सिर्फ एक तरफा नहीं है। लेगेसी कंपनीज ने पेंट इंडस्ट्री में एंट्री ज़रूर ली है, तो पेंट इंडस्ट्री वाले भी शांत थोड़ी बैठने वाले हैं, चुपचाप थोड़ी देखने वाले हैं। पेंट कंपनीज ने भी इन लेगेसी कंपनीज को उनके बिजनेस पे चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया है। पुट्टी, वाटरप्रूफिंग, एडहेसिव, इन सभी सेगमेंट्स में पेंट कंपनीज भी धीरे धीरे एंटर कर रही है और डाइवर्सिफाई कर रही है।
ओवरऑल इस इंटेंस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कंपनीज ग्रोथ का कोई भी एरिया अनएक्सप्लोर्ड नहीं छोड़ना चाह रही है। प्रोडक्शन साइड में कंपनीज के कॉस्ट मोर और लेस सेम ही हैं, तो प्रॉफिट्स इंक्रीज करने के लिए रेवेन्यू इंक्रीज करना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल, ब्रांडिंग और मार्केटिंग क्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पेंट सेक्टर तो ऐसे बढ़िया लग रहा है, एकदम सॉलिड लग रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है, बट इसमें एक रिस्क भी है। कंपनीज जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हुआ तो वो इस एक्सेस कैपेसिटी का करेंगे क्या? कहीं प्राइसेस बहुत फास्ट फॉल नहीं करने लग जाए। IIFL के रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2019 तक इंडिया के 83% घर ऑलरेडी पक्का हाउस हो चुके हैं। तो भाई, जो बड़ी ग्रोथ अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, वो शायद जो 10-20 ईयर्स में रहा है उससे थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। तो ये प्रेडिक्ट करना कि ग्रोथ रेट डबल डिजिट में ही रहेगा थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको क्या लगता है? क्या पेंट इंडस्ट्री का बढ़ते रहना मुमकिन है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड आई होप कि ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर इससे आपको सीखने मिला तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। एंड आपके और भी कुछ इंसाइट्स हों तो वो भी कमेंट्स में डाल देना। और हमने ना सीमेंट इंडस्ट्री को भी इसी फॉर्मेट में कवर किया है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है वो भी समझने में, तो आप सीमेंट सेक्टर वाला वीडियो भी रेफर कर सकते हो। और भी कौन से सेक्टर आप हमसे कवर करवाना चाहते हो, आप ज़रूर कमेंट्स में बताना, हम डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे। मैं हूँ शांतनु जैन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।